बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने E2 मैकेनिज़्म के हवाले से डिस्कस किया था, तो उसमें हमने देखा था कि एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, वो अटैक करेगा सबस्ट्रेट के प्रोटॉन पर, और जो सबस्ट्रेट है उसमें ये करैक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि वो वीक एसिड हो, ताकि वो अपना प्रोटॉन आसानी से डोनेट कर सके। तो SN2 और E2 जो है मैकेनिज़्म या ये जो रिएक्शन है, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन मेन जो की डिफरेंस है वो यही है कि SN2 के अंदर कार्बोकेटाइन पर रिएक्ट किया था न्यूक्लियोफाइल ने, जबकि E2 के अंदर प्रोटॉन पर रिएक्ट किया है, जो कि रिएक्ट करने वाला यानी कि न्यूक्लियोफाइल जो था है नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जो है वो बेस है, और इसी वजह से उसने प्रोटॉन पर रिएक्ट किया। तो आज हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन 1 के हवाले से, इसके मैकेनिज़्म को देखेंगे। द E1 मैकेनिज़्म, द E1 एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर लाइक SN1, ये SN1 की तरह है, इज़ अ 2 स्टेप process. In the first step, the substrate ionizes slowly to form a carbocation that rapidly loses a proton from a beta carbon atom to a base. कार्बोकेटाइन बनाना है, ये देखें आप, ये इधर ये सबस्ट्रेट है और इधर से ये कार्बोकेटाइन, ये यहाँ से हेलोजन्स रिमूव हो जाएगा, ये फर्स्ट स्टेप है, और ये कार्बोकेटाइन बन जाता है यहाँ पर, और साथ में ब्रोमीन को रिलीज कर देता है। यूजुअली द सॉल्वेंट इन द सेकेंड स्टेप E1 रिएक्शन नॉर्मली अकर्स विदाउट एन एडिड बेस, कि इनमें कोई बेस को ऐड नहीं करते आमतौर पर सेकेंड स्टेप के अंदर। तो ये स्लोएस्ट स्टेप प्रोसेस है, और सेकंड जो स्टेप है वो फास्ट है। इसमें ये CH3 अब ये जो B है, तो ये सॉल्वेंट आप ये देखें यहाँ पर, ये नोटिस करें कि जो SN1 के हवाले से हमने जो पढ़ा था, डिस्कस किया था लेक्चर के अंदर, तो उसमें कार्बोकेटाइन के कार्बन पर रिएक्ट किया था, लेकिन अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल, ये इधर से यहाँ से एक प्रोटॉन को रिलीज़ करवा देगा, ना कि कार्बोकेटाइन के कार्बन पर जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये प्रोटॉन को लेकर के यहाँ पे ये आगे अलग से एक प्रोडक्ट बन जाती है, और यहाँ पर जो है कार्बन के साथ और इस कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड बन जाता है, यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी मौजूद है, और पाई बॉन्ड जो है वो इस प्रोसेस के बाद साथ में ऐड हो जाता है। द E1 रिएक्शन इज एलोंगस टू द SN1 रिएक्शन एंड ऑफन कम्पीट्स with it. In fact, the first step, rate determining step of the E1 reaction, is exactly the same as that of the SN1 reaction. बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से SN1 रिएक्शन है, फर्स्ट स्टेप इसका और उसका दोनों का सेम है, कॉमन है। द सेकेंड स्टेप डिफर्स इन दैट सॉल्वेंट पुल्स अ प्रोटॉन फ्रॉम द बीटा कार्बन ऑफ द कार्बोकेटाइन टू फॉर्म एन अल्कीन। अब यहाँ पर जो है ये अल्कीन बना जाता है ये प्रोडक्ट, जबकि उसमें कार्बोकेटाइन पर रिएक्ट करके सिंगली कोवलेंटली बॉन्डेड जो है वो प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये अल्कीन प्रोडक्ट बन जाती है। ये इनके इसमें जो है ना, इस रिएक्शन में ये मेन डिफरेंस है जो कि आपने याद रखना है। द सेकेंड स्टेप डिफर्स इन इज दैट द सॉल्वेंट पुल्स अ प्रोटॉन फ्रॉम द बीटा कार्बन ऑफ कार्बोकेटाइन्स टू फॉर्म एन अल्कीन रादर देन अटैकिंग it at positively charged carbon to form a substitution product as in SN1 process. E1 reaction always accompany SN1 reaction. उसकी तरह से मिलता जुलता है SN1 रिएक्शन की तरह से। अब ये हमारे पास आप देखें, ये प्रोडक्ट है और ये सॉल्वेंट मौजूद, ये रिएक्टेंट है और साथ में ये सॉल्वेंट मौजूद है, और दोनों चीज़ों के बनने के साथ में पॉसिबिलिटी मौजूद है। ये अल्कीन प्रोडक्ट बन रही है, और ये जो अल्कीन वाली प्रोडक्ट है ये E1 रिएक्शन के नतीजे में बन रही है, और ये वाले जो प्रोडक्ट बन रही है, अल्कोहल वाली जो प्रोडक्ट बन रही है, ये SN1 रिएक्शन है। इसी वजह से ये दोनों की पॉसिबिलिटी मौजूद होती है, लेकिन अगर ये अल्कीन वाली प्रोडक्ट बनेगी तो हम इसको कहेंगे कि ये E1 रिएक्शन को, E1 मैकेनिज़्म को इसने फॉलो किया है reaction. The E1 mechanism is supported by the kinetic studies of the reaction. It follows first order kinetics. The rate depends on the concentration of substrate only. सिर्फ और सिर्फ substrate की concentration पर depend करता है. The formation of a carbocation
as an intermediate is also supported by the fact that it can rearrange itself to more stable carbocation before losing a beta proton. अल्फ़ा और बीटा के बारे में तो आप जानते होंगे कि जो कार्बन एटम है, ये फर्स्ट वन जो कार्बन एटम है उसको हम अल्फ़ा कह देते हैं रिएक्शन के एतबार से, जिसको हमने कंसिडर करना है जहाँ पर हम जिस पॉइंट पर रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं जिस कार्बन है। और या सम टाइम ऐसा होता है उसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है तो भी हम उसको अल्फ़ा कंसिडर करते हैं। तो उसके साथ वाला बीटा, इसी तरह से चेन अगर बढ़ती जाएगी तो गामा की तरफ चले जाते हैं और डेल्टा की तरफ चले जाते हैं, सो ऑन ये प्रोसेस होता है। तो बाई द फैक्ट दैट इट कैन रीअरेंज इट सेल्फ टू अ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बिफोर लूजिंग अ बीटा प्रोटॉन टू द बेस। अब ये सब रिएक्टेंट है और इसके नतीजे में ये कार्बोकेटाइन बन रहा है। कार्बोकेटाइन ये जो बन रहा है, अब ये दो कार्बोकेटाइन रेजोनेटिंग फॉर्म के अंदर लिखी हुई है स्ट्रक्चर। तो इसमें जो मोस्ट स्टेबल है वो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी के एतबार से यानी कि अगर कार्बोकेटाइन बनेगा तो पहले वो खुद को भी स्टेबल, मोस्ट स्टेबल कंडीशन के अंदर लेकर के जाएगा, उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट बनाने में आसानी होगी और वो प्रोडक्ट जो बनेगी वो इंतहाई स्टेबल प्रोडक्ट होगी। तो ये था E1 मैकेनिज़्म के हवाले से। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।